Hello aspirant, welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dinesh Darsena. We can discuss बजट रिलेटेड टॉपिक। आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है, इसलिए हम बजट का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं सिद्धांत पर बात करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बजट पर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बजट की रचना। बजट से आशय सरकार या लोक सत्ताओं द्वारा वित्तीय संसाधनों को जुटाने एवं उनको व्यय करने संबंधी कार्यक्रमों की रूपरेखा से लगाया जाता है। बजट एक सरकारी प्रपत्र होता है जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए आवश्यक कार्यों की पूर्ति करने के स्रोत एवं मात्रा के साथ संबंधित मदों का पूर्ण विवरण होता है, जिसका संबंध किसी एक निश्चित समय अवधि से होता है। इस प्रकार बजट सरकार के अर्थपूर्ण प्रशासन एवं कुशलता का प्रतीक माना गया है। बजट सरकारी कार्यों का एक प्रस्तावित विवरण एवं आवश्यक धनराशि के संग्रहण के लिए प्रस्तावित एवं अनुमानित व्यवस्था होती है। बजट की मुख्य विशेषताओं एवं मुख्य आयामों से बजट की आशय को भली भांति समझ पाएंगे। बजट का अर्थ। सबसे पहले बजट का अर्थ। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट से लिया गया, जिसका अर्थ है चमड़े के बैग या थैला। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में 1733 ईस्वी में किया गया, जब वित्त मंत्री ने अपनी वित्तीय योजना को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया तो पहली बार व्यंग्य के रूप में यह कहा गया कि वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला। तभी से सरकार की वार्षिक आय और व्यय के वित्तीय वितरण के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। बजट की रचना। बजट के मुख्यतः दो भाग होते हैं। प्रथम बजट की तैयारी और द्वितीय बजट का अधिनियम, जिसमें बजट अनुमानों को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करना, व्यवस्थापिका द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान करना, व्यवस्थापन आदि सम्मिलित हैं। बजट की तैयारी कैसे होती है? बजट की भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को आरंभ और 31 मार्च को समाप्त होता है। बजट अनुमान तैयार करने का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से 7-8 माह पूर्व आरंभ हो जाता है। बजट की रूपरेखा तैयार करने का सारा दायित्व वैसे तो वित्त मंत्रालय के ऊपर है, किंतु इस कार्य में प्रशासकीय मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्त मंत्रालय को प्रशासकीय आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। योजना आयोग अभी नीति आयोग योजनाओं की प्राथमिकता के संबंध में मंत्रणा देता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्राक्कलन तैयार करने हेतु लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। बजट अनुमान तैयार करने की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा जुलाई अथवा अगस्त माह में ही शुरू कर दी जाती है, जब वह विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों तथा विभागाध्यक्षों को व्ययों के पृथक्कन तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है। अध्यक्ष इन छपे हुए निर्धारित प्रपत्रों को स्थानीय कार्यालयों को भेज देते हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानीय कार्यालयों को भेजे गए प्रपत्र में मुख्यतः 6 कॉलम होते हैं, जिन्हें इस प्रकार दर्शाया जाता है। विनियोगों के शीर्ष तथा उपशीर्ष, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन तथा घटा बढ़ी का विस्तार। स्थानीय कार्यालयों द्वारा ये प्रपत्र तैयार करके प्रशासकीय मंत्रालयों के संबंधित विभागों को भेज दिए जाते हैं। विभागों के अध्यक्ष अनुमानों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और आवश्यकता अनुसार संशोधन करके अपने अपने विभागों के लिए उन्हें एकीकृत करते हैं। उसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय इन प्राक्कलनों को नवंबर के मध्य में वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। प्रत्येक विभाग अपने प्राक्कलनों की एक प्रतिलिपि भारत के महालेखापाल और राज्य महालेखाकार के पास पहुंचाते हैं। इस कार्यालय में विभिन्न मदों की जांच की जाती है। उसके पश्चात महालेखाकार अपनी टिप्पणियों वित्त मंत्रालयों के पास भेज देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह परीक्षण मुख्यतः विमित व्ययिता से संबंध रखता है, नीति से नहीं। व्यय संबंधी नीति को देखना तो मुख्य रूप से प्रशासकीय मंत्रालयों का ही काम होता है। प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा प्रेषित बजट अनुमानों को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। स्थायी प्रभार अथवा स्थायी व्यय, इसमें स्थायी संस्थानों के वेतन भत्ते तथा अन्य व्यय सम्मिलित हैं। इनसे संबंधित अनुमान सूक्ष्म पुनरावलोकन हेतु वित्त मंत्रालय के बजट संभाग को भेजे जाते हैं। नई योजनाओं का कार्यक्रम, वित्त मंत्रालय द्वारा प्राक्कलनों की वास्तविक जांच इसी क्षेत्र में की जाती है। नवीन योजनाओं के संबंध में संसाधनों के आधार पर विभिन्न मदों की प्राथमिकता के संबंध में विचार किया जाता है।
इस बारे में आयोग तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से भी सलाह ली जाती है। प्रचलित योजनाएं अथवा कार्यक्रम। दूसरे विभागों में भी वे विषय रहते हैं जो प्रति वर्ष निरंतर चलते रहते हैं। इन प्रचलित योजनाओं के प्राक्कलनों की जांच व्यय विभाग द्वारा की जाती है। इस सूक्ष्म परीक्षण द्वारा यह देखा जाता है कि जारी योजनाओं में कहां तक प्रगति हुई, उनके संबंध में की गई वचनबद्धताएं कहां तक पूरी की गई है आदि। यह परीक्षण निरंतर चलते रहता है। आप लोग देख रहे होंगे कि 3 तरह के जो बजट का जो पार्ट बटा हुआ है उसमें 3 अलग अलग विभाग इन्वॉल्वमेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। बजट तैयार करने के लिए मुख्यतः 5 विधियां इस्तेमाल की जाती है। पहला, संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयारी। बजट तैयार करने का कार्य वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 6 से 8 माह पहले ही शुरू हो जाता है। चूंकि भारतीय वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है, इसलिए बजट तैयार करने का कार्य अगस्त सितंबर के माह में शुरू हो जाता है। महालेखाकार जुलाई या अगस्त के महीने में विभिन्न विभागों के प्रमुखों को पृथक पृथक राजस्व और व्यय के अनुमानों के निर्धारित प्रपत्र भेजते हैं। विभाग प्रमुख संवितरण अधिकारियों तथा स्थानीय कार्यालयों के प्रमुखों को ये प्रपत्र भेजते हैं जो प्रारंभिक अनुमान तैयार करते हैं। अनुमान तैयार करने का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुमान तैयार करते समय स्थानीय अधिकारी निर्धारित प्रपत्र को 4 स्तंभ में भरते हैं। पहला, पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, चालू वर्ष के स्वीकृत अनुमान, चालू वर्ष के संशोधन अनुमान और अगले वर्ष के बजट का अनुमान। कभी कभी बजट अनुमानों तथा खर्च किए गए या खर्च किए जाने वाले वास्तविक धनराशि के बीच काफी अंतर रह जाता है। यह मुख्यतः 2 कारणों का होता है। प्रथम, अनुमान लगभग 18 महीना पहले तैयार किए जाते हैं और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है तथा अनुमान मानसून आने से बहुत पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के अनुमान बहुधा केवल प्रत्याशाओं के आधार पर होते हैं, न कि ठोस और सकारात्मक पहलुओं पर। फिर भी जब तक कि बजट अनुमानों में शामिल किए जाने हेतु कोई आंकड़ा वित्त मंत्रालय को नहीं भेजा जाता, तब तक इस स्कीम को शुरू नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अनुमानों की समीक्षा और समीक्षा। स्थानीय अधिकारी अपने अपने नियंत्रण अधिकारियों या विभाग प्रमुखों को समीक्षा और समीक्षात्मक अनुमान भेजते हैं। समीक्षा नितांत प्रशासनिक किस्म की होती है। नियंत्रण अधिकारी को पूर्ण रूप से विभाग के संभावित अनुदान को ध्यान में रखते हुए नए व्यय के लिए अपने विभाग की विभिन्न शाखाओं और अनुभागों के अपेक्षित महत्व का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए उनमें से कुछ को स्वीकार करना पड़ता है, कुछ को अस्वीकार करना पड़ता है। फिर भी वह समूचे अनुमानों को समेकित करता है और अक्टूबर के प्रारंभ तक बजट के प्रपत्र अधिकारियों के हाथों में चले जाते हैं। अब यहाँ पर महालेखाकार तथा प्रशासनिक विभाग की भूमिका है। महालेखाकार तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा समीक्षा और समीक्षा। नियंत्रण अधिकारियों के पास से अनुमान प्रपत्र चले जाने के उपरांत राजस्व तथा स्थायी प्रभारों यथा स्थायी स्थापना, यात्रा भत्ता आदि से संबंधित अनुमानों का भाग महालेखाकार तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पास समीक्षा और समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकारों में होते हैं। सामान्य समीक्षा के अतिरिक्त महालेखाकार कार्यालय को ऋण जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत अनुमान भी तैयार करने होते हैं। नवंबर के मध्य तक ये अनुमान वित्त मंत्रालय के बजट के पास चले जाते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा। विभिन्न विभागों से इस प्रकार प्राप्त हुए अनुमानों की वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है तथा संशोधन और विभागों से इस प्रकार प्राप्त हुए अनुमानों की वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है। संशोधन और पुनरीक्षण के उपरांत उन्हें सरकार के बजट में पूर्ण रूप से समेकित कर लिया जाता है। वित्त विभाग द्वारा की गई समीक्षा प्रशासनिक विभाग द्वारा की गई समीक्षा स्वभावतः भिन्न होती है। प्रशासनिक विभाग व्यय की नीति तथा उसकी आवश्यकता से संबंधित है, इसलिए उसका कार्य विभागों की न मांग की उपलब्ध निधियों के भीतर बनाए रखना है। प्रशासनिक विभागों तथा वित्त विभागों के बीच अनसुलझे मतभेदों को निर्णय लेने के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानों की समीक्षा वित्तीय दृष्टिकोण अर्थात अर्थव्यवस्था एवं निधियों की उपलब्धता के अनुसार की जाती है। फिर वित्त मंत्रालय सरकार के आय और व्यय का अनुमान तैयार करता है। अनुमानित व्यय के आधार पर बजट में नए करों के बारे में प्रस्ताव किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में
बजट दो भागों में विभाजित होता है, आय पक्ष और व्यय पक्ष। इस रूप में समेकित बजट दिसंबर माह तक तैयार हो जाता है। पांचवा, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। वित्त मंत्री जनवरी में किसी समय बजट अनुमानों की जांच करते हैं और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के परामर्श से कराधान आदि के बारे में अपनी वित्तीय नीति तैयार करते हैं। इसके पश्चात संयुक्त विचार विमर्श के लिए बजट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मंत्रिमंडल की नीति ही सामान्य दिशा निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिए जाने पर उसे संसद और विधानसभा में पेश किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, इसके दो भाग होते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री का बजट भाषण और बजट अनुमान। वित्त मंत्री के भाषण में देश की सामान्य आर्थिक दशाओं की जानकारी, सरकार द्वारा अपनाए जाने वाली वित्तीय नीति, चालू वर्ष के बजट अनुमानों के बीच पाए जाने वाले अंतर का स्पष्टीकरण तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन होता है, जो चालू वर्ष के मूल अनुमानों में होने वाले उतार चढ़ावों के कारणों की व्याख्या करता है। मंत्री का बजट भाषण राष्ट्र के वार्षिक क्रियाकलापों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। केवल व्यावसायिक समुदाय ही नहीं बल्कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग द्वारा इसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती है। भारत के समेकित निधि पर प्रभावित आय तथा भारत के लोक लेखा पर प्रभावित व्यय के पृथक पृथक अनुमानों को दर्शाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित व्ययों को भारत की समेकित निधि पर प्रभावित माना जाता है। राष्ट्रपति की परिनिधियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यालय संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। इस रूप में बजट निर्माण की विधि पूरी होती है। अब समझते हैं क्या होता है राज्यों का बजट केंद्र सरकार के बजट से अलग। केंद्र की तरह राज्य सरकार भी अलग अलग बजट हर साल की तरह विधानसभा में पेश करती है। अगर समानता की बात करें तो राज्य सरकार अपने बजट में सड़कों का निर्माण व रख रखाव से लेकर ओभी परिवहन को शामिल करती है, लेकिन ये राज्य बस परिवहन के लिए होता है। कुछ बिंदु हैं जो समानता और क्लेश दोनों पैदा करते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, भूमि विकास के अलावा राज्य की सिंचाई सुविधाएं आदि भी इस बजट में शामिल होती हैं। राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी को सरकारें अपने बजट में शामिल करती है। इनमें कई बार सीमा क्षेत्र को लेकर क्लेश आता है, लेकिन लोगों की आमदनी पर लगने वाला आयकर, इनकम टैक्स का निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है। जीएसटी के बाद राज्य सरकारें इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं तय कर सकती हैं। वहीं राज्य सरकारें अब आबकारी और निगम जैसे करों का निर्धारण करती है।